नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है बेटा आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 10वीं की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान विषय पर ये वर्कशीट आई है और वर्कशीट नंबर है 73। डेट 25/1/2022 की वर्कशीट है और चैप्टर नंबर है 3, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी जो वर्कशीट आई थी उसमें भी हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि वर्कशीट में बोला गया है, हालांकि रॉलेट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ठीक है, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को पता था कि अगर हम एकता करते हैं, एकता किसमें, हिंदू और मुसलमानों में अगर एकता हो जाती है तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, अंग्रेज़ी हुकूमत को हम बाहर कर देंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर आधारित हो। ठीक है, आगे देखिए कहता है, उन्हें लगता था कि खिलाफत का उठाकर वे दोनों संप्रदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से गांधी जी को ये लगता था कि दोनों जो समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो एक हो सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो पहला विश्व युद्ध आप बच्चों को पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये साल 1914 से साल 1918 तक चला था। ठीक है, 4 वर्षों तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑटोमन तुर्की जो थे, उनके जो खलीफा थे, अंग्रेज जो साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य जो था, उन्होंने ऑटोमन तुर्की के खलीफा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका विरोध दुनिया के दूसरे देशों में होने लगा। ठीक है, और भारत में भी इसका विरोध हुआ। मार्च 1919 में मुंबई में इसके खिलाफ एक समिति बनाई गई जिसको खिलाफत समिति बोला गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात की जाए कि खिलाफत आंदोलन को हिंदुस्तान में किसने शुरू किया था, तो इसको शुरू करने वाले दो व्यक्ति थे, एक मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। ठीक है, तो इनको अली बंधु भी बोला जाता है और इन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो है उसकी स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए कहता है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन एक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सितंबर 1920 में गांधी जी ने, ठीक है, क्या किया था, एक कांग्रेस में एक कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था जिसे विशेष अधिवेशन बोला गया था। और इस विशेष अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस को इस बात के लिए राजी करना था कि मुस्लिम्स के खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, और जो एक असहयोग आंदोलन है स्वराज के लिए, उस आंदोलन को भी कांग्रेस जो है सपोर्ट करे। ये बात सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में की गई जो कि कांग्रेस का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है असहयोग आंदोलन। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक किताब का नाम आया है हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, ये गांधी जी की किताब थी हिंद स्वराज। ठीक है, तो गांधी जी का इस किताब के माध्यम से कहना था कि भाई जो अंग्रेजों की जो सत्ता है वो भारतीयों की ही देन है, क्योंकि भारतीयों ने कई के सहयोग से ही अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया है, और अगर भारतीय उनको सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजी शासन समाप्त हो सकता है। ठीक है, असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था
कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायिक परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए जो है बहिष्कार का रास्ता चुना कि जितनी भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो चीज़ें दी जा रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, अदालतें हो, स्कूल हो, विदेशी वस्तुएं हो, सबका क्या करना चाहिए, सबका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो बहिष्कार को असहयोग आंदोलन का एक तरीके से हथियार माना गया और ये हथियार जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में चलाया गया। आगे, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस बात की चेतावनी दे दी कि सरकार अगर असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं उन पर अगर दमन करती है, उनका अत्याचार करती है, तो बड़े स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वहां पर असहयोग कार्यक्रम पर मोहर लगा दी गई। कांग्रेस ने इस बात को राजी कर लिया, मतलब अपनी सहमति दे दी कि असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाए। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो गांधी जी ने जो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। ठीक है, एकता किसकी, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नागपुर में। तो ये भी आपसे मैप में पूछ सकता है। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, एक हुआ था सितंबर में, और एक हुआ था दिसंबर में। ठीक है, सितंबर और दिसंबर में। जो सितंबर वाला था वो हुआ था कलकत्ता, और जो दिसंबर वाला था वो था नागपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे मैप में भी पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये मैप के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चंस हैं इसके, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन का पर एक हमें संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप खिलाफत आंदोलन के ऊपर एक नोट लिख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ खिलाफत आंदोलन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 1। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है खिलाफत मूवमेंट पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बोला गया है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के ऊपर कार्यक्रम है जो उनका उल्लेख करना है। तो देखिए, यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में बात की गई है। ये पूरा पैराग्राफ जो है असहयोग आंदोलन का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न जो हैं हमारे समाप्त होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पॉइंट समझ में आए होंगे, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो बेटा ठीक है बच्चों, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट था, और वीडियो को पूरा देखिए। और जो बच्चे चैनल से बेटा नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, तो मिलेंगे हम अब अगली वीडियो पे। थैंक यू।